अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की, तो उसमें जो है अब अगले टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर जो है हम लोग पहला अध्याय कक्षा 12 का आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, उसमें आगे प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार में परिवर्तन। एक साबुन का बुलबुला है, अगर उसको आवेशित कर दिया जाए, धनावेश दे दिया जाए या फिर ऋणावेश दे दिया जाए, तो उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा, इस बात की जानकारी आपको करनी है आज। देखो साथियों, साबुन का जो बुलबुला है देखिए, माना किसी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल आर है, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, उसका द्रव्यमान एम है, ठीक है। और घनत्व उसका हम मान लेते हैं, घनत्व स्मॉल डी है। अगर देखें तो द्रव्यमान का एक सूत्र होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान जो है यम है, आयतन देखो गोला है, तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है साथियों? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब रखेंगे, घनत्व को डी से लिखेंगे, ठीक है। इसका चलो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 3m हो जाएगा, अब 4 पाई आर क्यूब इंटू डी हो जाएगा। चलो, हमें जो है आकार में परिवर्तन निकालना है, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन अगर हम ज्ञात कर लें कि त्रिज्या कब बढ़ेगी कब घटेगी, तब हमें मालूम चल जाएगा कि आकार कब बढ़ेगा कब घटेगा। क्योंकि त्रिज्या छोटी होगी तो आकार घट जाएगा। इसकी त्रिज्या जो है अगर छोटी हो जाएगी तो आकार जो है घट जाएगा, इसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो आकार घट जाएगा, और त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो आकार बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिज्या की गणना पहले करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3m/4 पाई हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा में है, भाग में आ जाएगा, डी भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर आर क्यूब बचेगा। तो आप देखिए घनत्व जो है गोले का, ये 3/4 पाई, ये तो नियत वैल्यू है, ठीक है, और गोले का घनत्व भी नियत रहता है। तो 3/4 पाई इंटू डी और इंटू यम, और इसका जब क्यूब हटाएंगे ना, तो यहाँ पर घनमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? होल पावर 1/3। 1/3 का मतलब घनमूल होता है। जैसे आर क्यूब लिखा हुआ है, आर क्यूब बराबर 1000 लिखा है, तो आर बराबर लिखेंगे तो घनमूल लग जाता है 1000। घनमूल का मतलब वही है कि 1000 का पावर 1/3, तो वही हमने यहाँ 1/3 लिख दिया है। लेकिन किसी भी देखो 3/4 पाई इंटू डी, ये नियत वैल्यू होगी। क्या होगी? नियत। 3/4 पाई ये एक नियत गिनती है, और डी गोले का घनत्व है, तो घनत्व तो नियत रहता है गोले का, घनत्व नहीं बढ़ेगा घटेगा। क्यों नहीं घटेगा बढ़ेगा, इस पर हम आपको बताएंगे, पहले आप इसको पूरा कर लें। देखो ये नियत हो गया, तो हम मान सकते हैं कि आर बराबर आ गया यम पावर 1/3, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि गोले का आकार यम पर निर्भर कर रहा है, यम कब बढ़ेगा यम कब घटेगा। आपको एक बात बताई गई थी, यदि जैसे कोई गोला है, यदि कोई गोला है, अगर उसको धनावेश दे दिया गया, उसको क्या दे दिया गया? धनावेश दे दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले गोले में, किसी दूसरे गोले में गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इसका द्रव्यमान घट गया है। द्रव्यमान क्या हो गया है? द्रव्यमान में कमी हो गई है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के जाएंगे, इसमें उतने इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी लेकर के चले जाएंगे।
तो इसमें द्रव्यमान में कमी हो जाएगी और जितने इलेक्ट्रॉन इस वाले गोले में जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला गोला ग्रहण कर रहा है तो ये ऋणावेशित हो गया। अब ऋणावेशित है तो जितने इलेक्ट्रॉन गए अपना द्रव्यमान लेकर के गए तो द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। तो आप ये समझिए कि गोले का आकार क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है यम पर। मतलब यम का मान जब बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ जाएगा। मतलब यम के मान में वृद्धि, यम का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा। तो यम का मान कब बढ़ेगा, जब गोला ऋणावेशित होगा। ठीक है, मतलब ऋणावेश देने पर साबुन के बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। मतलब ऋणावेश देने पर क्या होगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो यम का मान देखो, यम का मान अगर घटेगा तो आर का मान घटेगा, आर का मान घटेगा। चलो यहां देख लेते हैं। तो यम का मान कब घटेगा, धनावेशित होने पर। कैसे, चलो समझाते हैं। धनावेश देने पर आकार घटेगा। अब इसको समझो पहले। जैसे कोई गोला है, इसको हम धनावेश दे दिए, इसको हम धनावेश दे दिए तो ये सब धनावेश क्या करेंगे, अपना द्रव्यमान भी तो देखो। धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें जाएंगे, इस पर धनावेश आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले और इसमें गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपना द्रव्यमान लेकर के जाएंगे। मतलब धनावेश देने पर क्या होता है, धनावेश देने पर द्रव्यमान घटता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान घटता है। तो अगर द्रव्यमान घटता है तो देखो, आर माने त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो अगर द्रव्यमान घट जाएगा तो त्रिज्या भी घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल m पावर 1/3। मतलब आर का मान यम पर निर्भर करेगा, यम का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी समझो, अगर यम बढ़ा तो इसका मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गए अपना द्रव्यमान लेकर के, तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं तो ये वस्तु ऋणावेशित है, वस्तु ऋणावेशित है तभी तो इसका द्रव्यमान बढ़ा है। तो देखो, तो यम बढ़ा है इसका मतलब वस्तु ऋणावेशित हो गई है। तो ऋणावेशित हो गई है, देखो यम बढ़ेगा तब त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, तो देखेंगे तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगी। अगर त्रिज्या बढ़ गई इसकी तो आकार बढ़ गया, आकार क्या होगा, आकार बढ़ गया, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। चलिए, तो आपने देखा कि जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। यहां से देखो, यहां से उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार बढ़ जाएगा। मतलब साबुन के बुलबुले को ऋणावेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेश देने पर यहाँ पर, और जब धनावेश देंगे, देखिए मान लो कि ये है वस्तु, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया और इसका आकार बढ़ गया। जब धनावेश होगा तो इसमें द्रव्यमान घट जाएगा। क्यों द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घटेगा क्यों घटेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के चले जाएंगे वो अपना द्रव्यमान भी लेकर के जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई लड़का क्लास में बैठा है, वो उठ करके चला गया, तो क्या वह अपना द्रव्यमान क्लास में छोड़ के जाएगा, नहीं ना, वो अपने साथ अपना द्रव्यमान लेकर के जाएगा। तो उसी तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गए हैं सब अपना द्रव्यमान लेकर के गए हैं, तो द्रव्यमान घट गया। और जब द्रव्यमान घट गया तो यहां से देखो, हाँ
यहां से आप समझिए कि त्रिज्या का मान द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो यम घट गया, यम घटा, अगर यम घटा तो आर भी घट जाएगा, आर घटेगा, आर घटेगा मतलब आकार क्या हो जाएगा, आकार घटेगा। तो द्रव्यमान कब घटा, जब वस्तु धनावेशित है। तो धनावेशित वस्तु इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब वस्तु को धनावेशित करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुलबुले का आकार घट जाएगा। फाइनली यहां पर मैं लिख देता हूं कि निष्कर्ष आपका ये निकल के आता है कि बुलबुले को धनावेशित कर देंगे तो आकार घट जाएगा, ठीक है। तो धनावेश देने पर उसका आकार घटेगा, उसका आकार घटेगा। ऋणावेश देने पर आकार बढ़ेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मित्रों, आपने देखा कि साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार में परिवर्तन, जब उसको धनावेशित करेंगे तो आकार घट जाएगा, और ऋणावेशित करेंगे, देखो ऋणावेश देने पर आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिया। ये आता है ऑप्शन वाले सवाल में कि एक साबुन के बुलबुले को धनावेश दे दिया गया तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर कुछ नहीं होगा, एक समान रूप से रहेगा। तो उसमें अगर आपको नॉलेज है तो आप टिक कर पाएंगे अपने ऑप्शन में कि जब बुलबुले को धनावेशित किया जाता है तो उसका आकार घट जाता है, और ऋणावेशित किया जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे। अब नई हेडिंग है कि दो बिंदु आवेश को जोड़ने पर उन पर आवेश की गणना। देखो, दो बिंदु आवेशों को जोड़ने पर आवेश की गणना। देखो प्यारे साथियों, आप ध्यान दें, जैसे दो बिंदु आवेश है, यहाँ पर ये Q1 है और यहाँ पर एक आवेश है Q2। अगर इसको किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाए तब फिर दोनों पर कितना कितना आवेश हो जाएगा। देखो, दोनों को जोड़कर औसत आवेश हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। पहले वाले पर कितना आवेश हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। दूसरे वाले पर कितना आवेश हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपान 2। तो जब दो आवेशों को जोड़ा जाता है तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। जिधर आवेश ज्यादा रहेगा वहां से निकल के दूसरे वाले में चले जाते हैं, और तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों वस्तुओं या दोनों आवेशों का मान बराबर नहीं हो जाता है। जैसे यहाँ कोई है, एक 20 कूलाम का बिंदु आवेश है और यहाँ पर एक 100 कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश है। इसको तार द्वारा जोड़ दिया गया। आप बताइए आवेश का संचालन किधर से किस साइड में होगा। देखो, ये है ए, बिंदु ए, और ये बिंदु बी है, तो क्या होगा, बी से आवेश कहां से चलेंगे, ज्यादा आवेश से कम की तरफ जाएंगे। 100 कूलाम से निकल के 20 कूलाम में जाना शुरू हो जाएंगे तार द्वारा जोड़ने पर, और तब तक यहां से आवेश निकल के इस वाले में जाएंगे जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता। और रुकेगा कब, एक समय ऐसा भी आएगा कि आवेश यहां से यहां जाना रुक जाएगा। और कब रुकेगा, जब बराबर हो जाएंगे। तो बराबर बराबर कब होगा, जब हम जोड़ देंगे 20 और 100 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 120/2, 60 कूलाम जब हो जाएगा तो आवेश प्रवाहित होना रुक जाएगा। इस पर भी वही हो जाएगा, 20 प्लस 100/2, तो 120/2, 60 कूलाम आवेश। जब 20 कूलाम और 100 कूलाम को हम तार द्वारा जोड़ देंगे तो दोनों बिंदु आवेशों पर 60-60 कूलाम आवेश हो जाएगा। 100 वाले में से आवेश निकल करके प्रवाहित होंगे 20 कूलाम की तरफ प्रवाहित होंगे। तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर बराबर मात्रा में नहीं हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए अब हमको सीखना है आवेश का क्वांटीकरण, आइए सीखें। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखो साथियों, अब आपको आवेश का क्वांटीकरण समझना है। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखो, इसकी पहले परिभाषा समझ लीजिए। सभी वस्तुओं में जो आवेश उपस्थित होते हैं वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। ये फिजिक्स की भाषा में है। पहले लिख देता हूं, फिर समझेंगे कि सभी वस्तुओं में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। मूल आवेश मतलब ई, स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होती है। जैसे ई प्लस 2E प्लस 3E कामा डॉट डॉट आदि। अब इसको समझाते हैं। देखो साथियों, अगर आप किसी दुकान पे जाएं और आप कुछ लें, कोई सामान, कोई वस्तु खरीदें और आपका 5 रुपए बचे तो वो 5 रुपए वापस कर देगा। ठीक है, इतना समझ लिए। लेकिन अगर कोई वस्तु आपने खरीदा और आपका 3.57 रुपए बचा, 3 रुपए 57 पैसे बचा आपका, तो क्या वह 3 रुपए 57 पैसे का सिक्का आपको वापस करेगा? वापस करेगा? बताओ। नहीं करेगा, क्योंकि यह पूर्ण गुणज नहीं है। जितने का सिक्का होता है उसमें से किसी भी सिक्के का ये पूर्ण गुणज नहीं है, इसलिए वह वापस नहीं कर पाएगा। तो सिक्का भी, पैसा भी 1 रुपए का पूर्ण गुणज होता है। जैसे मान लो आपको 1000 की नोट मिली तो वह भी 1 रुपए का पूर्ण गुणज है। 2000 की नोट आपको मिली तो वो भी 1 रुपए का पूर्ण गुणज है। 500 रुपए की नोट मिली तो वो भी 1 रुपए का पूर्ण गुणज है। 200 की नोट मिली तो वह भी 1 रुपए का पूर्ण गुणज है। मतलब पैसों में भी कोई एक मूल सिक्का है, मूल वैल्यू है, जिसके सारे नोट, सारे सिक्के पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे 1 रुपया है तो वह 1 रुपए का, फिर जितना भी पैसा आपके पास होगा या दुनिया में जितना भी पैसा एग्जिस्ट करेगा वह सब मूल पैसे, मूल पैसा कौन? 1 रुपए, 1 रुपए का पूर्ण गुणज होगा। तो उसी तरीके से इस संसार में जो भी वस्तु है, जैसे ये मार्कर है तो इसमें जितने आवेश भरे हुए हैं वो सब ई के पूर्ण गुणज होते हैं। ई के क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। तब आपको समझ में आया कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भरे हुए हैं वो सब मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज होते हैं। क्लियर? तो सभी वस्तुओं में आवेश की जो मात्रा है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। जैसे E प्लस 2E प्लस 3, इसी तरीके से अनेक आवेश हैं। तो हमें लगता है कि आपको आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आप पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आइए सीखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इसमें लिखा है स्थिर वैद्युतिकी, मतलब स्थिर, स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन आपको इसमें करना है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेशों की अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर बिंदु आवेशों, आवेशों के अनोन्य क्रियाओं
अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गुड। चलो आगे देखो, जैसे कौन कौन सा चैप्टर इसमें आप पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे आवेश के बारे में, आवेश पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ लेंगे स्थिर वैद्युतिकी में, और गॉस की प्रमेय पढ़ लेंगे। गॉस की प्रमेय आप पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में ही। विभव एवं विभवांतर पढ़ेंगे, विभव एवं विभवांतर आप पढ़ेंगे इसी में। उसके बाद जो है आप इसी में पढ़ते हैं संधारित्र, संधारित्र एवं परावैद्युत, परावैद्युतांक, ये चैप्टर्स आप इसमें पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। तो इसका आप ध्यान रखें कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आप स्थिर बिंदु आवेशों की अनोन्य क्रियाओं, अनोन्य क्रियाओं का मतलब हुआ कि स्थिर बिंदु आवेशों के गुणों का अध्ययन करेंगे। वह किस प्रकार से जो है कूलाम के रूल में फॉलो होता है, गॉस की प्रमेय में, विभव विभवांतर, संधारित्र में आवेश के विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कैसे हो रही हैं, मतलब अनोन्य क्रिया कह दिए तो आवेश के बारे में, आवेश के गुणों के बारे में कई सारी चीजें अध्ययन करने के लिए आपको मिलेंगी स्थिर वैद्युतिकी में। ठीक है, आइए तो हमें पढ़ना है आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना करना। तो आवेश और द्रव्यमान की तुलना आप कैसे करेंगे, आइए सीखें। प्यारे साथियों देखो, आवेश को क्यू से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं, जबकि द्रव्यमान को किससे लिखते हैं बच्चों, जबकि द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, यम से लिखते हैं। चलिए, आवेश को क्यू से और द्रव्यमान को एम से, मास। ठीक है, आवेश का यसाई मात्रक, यसाई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का यसाई मात्रक क्या है, कूलाम होता है। और द्रव्यमान का यसाई मात्रक किलोग्राम होता है। चलिए साथियों, आपको मालूम है कि संसार में सबसे छोटा आवेश ज्ञात है, संसार में सबसे छोटा आवेश ज्ञात है, ज्ञात है। इसलिए आवेश का क्वांटीकरण पॉसिबल है, आवेश का क्वांटीकरण संभव है, परंतु संसार में सबसे छोटा द्रव्यमान ज्ञात नहीं है, इसलिए द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। संसार में सबसे छोटा द्रव्यमान ज्ञात नहीं है, इसलिए द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि सबसे छोटा आवेश तो ज्ञात है, परंतु सबसे छोटा द्रव्यमान आपको ज्ञात नहीं है। देखिए आवेश का संरक्षण लागू होता है, लेकिन द्रव्यमान का संरक्षण नहीं लागू होता है, क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है आइंस्टीन E बराबर mc² के अनुसार। ठीक है, आवेश का संरक्षण लागू होता है,
आवेश का संरक्षण लागू होता है। द्रव्यमान का संरक्षण लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो जब ऊर्जा में द्रव्यमान को बदल सकते हैं, इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, लेकिन आवेश को आप केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हो। इसलिए जो है मतलब आवेश को दूसरी किसी राशि में आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि द्रव्यमान को ऊर्जा में आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से द्रव्यमान का संरक्षण तो लागू नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान बदला जा सकता है ऊर्जा में, लेकिन आवेश को आप किसी चीज में नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आवेश का संरक्षण लागू होता है, द्रव्यमान का संरक्षण लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आवेश धनात्मक, ऋणात्मक, अथवा शून्य हो सकता है। अथवा शून्य हो सकता है, परंतु द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। आपने देखा कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। आवेश के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकते हैं, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकता है। दोनों बल हो सकता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। चलिए, परंतु दो द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण बल ही कार्य करता है। आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आपने देखा कि दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकते हैं, परंतु दो द्रव्यमानों के बीच में सदैव आकर्षण बल ही काम करेगा, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग कहते हैं। साथियों, आपको मालूम है, जो भी ये नेक्स्ट बिंदु होगा, ठीक है, पॉइंट अपने हिसाब से आप बढ़ा लेंगे। देखिए, वेग बढ़ाने पर आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होता है। आवेश या गति करने पर आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, गति करने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि देखो, गति करने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि
वेग बढ़ाने पर वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है। वो कैसे, देखो सूत्र होता है m बराबर m0 अपान अंडर रूट 1 माइनस बी अपान सी का होल स्क्वायर। देखो m क्या है साथियों, गतिक द्रव्यमान है, मतलब गतिक द्रव्यमान इस सूत्र पर निर्भर करता है। जब कोई वस्तु गति करे तो उसका द्रव्यमान इस फार्मूले पर निर्भर करेगा। कैसे, m0 क्या है, विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, c है प्रकाश की चाल, और v क्या है, वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग है। प्यारे साथियों देखो, तो गतिक द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान और ये नीचे फार्मूला इस पर निर्भर करता है। जब हम गति बढ़ाएंगे, वस्तु का वेग बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जब तेजी से आकर के एक दूसरे से टकराती हैं तो चूर चूर हो जाती हैं, क्योंकि गति करने पर उनका द्रव्यमान बढ़ चुका होता है, अपने वास्तविक द्रव्यमान से उनका द्रव्यमान ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब कोई भी छोटी ही वस्तु हो, टू व्हीलर हो, वो भी खूब तेजी से आकर के जब दो टू व्हीलर टकराएगी तो बहुत सारा नुकसान होगा, क्योंकि गति करने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। जब भारी वस्तुएं टकराती हैं तो नुकसान या क्षति ज्यादा होती है। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की क्लास। हम लोग द्रव्यमान और आवेश में तुलना पढ़ रहे थे। द्रव्यमान को m से, आवेश को q से लिखते हैं। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, आवेश धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। आवेश में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों कार्य कर सकते हैं, जिसे वैद्युत बल कहते हैं, लेकिन द्रव्यमान में सदैव आकर्षण बल ही कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। आवेश के मान में गति करने से परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान के मान में गति करने से परिवर्तन होता है। वस्तु का वेग बढ़ा देने पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को याद रखें और आप परीक्षा में इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएं। थैंक यू।